साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और आईपीसी के विभिन्न सेक्शंस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट पे जो है स्पेसिफिक करूँगा, कंसेप्चुअली इनलाइटन करूँगा, और वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ ड्यू डिलिजेंस का। साथियों, कई बार आप पे आरोप होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपने वेरीफाई नहीं करा या कुछ प्रोसीडिंग्स को आपने वेरीफाई नहीं करा। अगर वेरीफाई कर लेते तो ये क्राइम नहीं होता। इस आधार पर हमें मुलजिम जो है बनाया जाता है, और सीबीआई अक्सर ऐसे मामलों में ड्यू डिलिजेंस के कंसेप्ट का हवाला देते हुए हमें जो है मुलजिम बनाती है। तो वहाँ पर करना क्या है, कानून में आपके अधिकार क्या है, ये आपको समझना होगा। तो इसी पर आधारित एक नया जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का 22 नवंबर 2023 का। जजमेंट का नाम है राकेश भटनागर वर्सेस सीबीआई, जहां ना केवल अक्यूज की प्ली को एक्सेप्ट किया गया अपितु एलिज्ड ऑफेंस है उसे डिस्चार्ज भी किया गया। तो ऐसे क्या प्ली उसने रखे कि कोर्ट के लिए काफ़ी कन्विंसिंग थे, और किस प्रकार एक बड़े घोटाले में भी उसको डिस्चार्ज किया गया। साथियों, क्राइम होता नहीं है, क्राइम बन जाता है। पर यह क्राइम बनाता कौन है? एक ऐसी एजेंसियाँ जो ये कहती है कि आप इस केस से जो है वो कनेक्टेड हो। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भले ही हमारा केस से कनेक्शन है, बट हमें अगर चार्जशीट करना है या हमें चार्ज लगाना है तो एटलीस्ट जो एलिगेशन है वो सपोर्टेड होने चाहिए बाय सम स्पेसिफिक एविडेंसेस, बाय सम स्पेसिफिक मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो कि एडमिसिबल हो इंडियन एविडेंस एक्ट के पैरामीटर में। अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी रूप में सामान्य वे में बाय एक्टिंग ऑन मियर कंजेक्टर एंड सरमाइसिस चार्ज फ्रेम नहीं किया जा सकता। एक बेसिक गाइडलाइंस है, ये समझना होगा। पर इसके बावजूद भी देखा गया है कि ट्रायल कोर्ट रूटीन अंदर में जो है चार्ज फ्रेम करता है, और ये कहता है कि चार्ज की स्टेज पे हमें एविडेंस का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस नहीं करना है, एविडेंस को एवेल्यूएट नहीं करना है, मेरिट्स पे नहीं जाना है, जैसे कि जैसी एविडेंस है उसको मान लो। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए सीबीआई चार्जशीट पेश करती है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया, और बी जो है कोर्ट में जिंदा खड़ा है, और वो कह रहा है कि मैं जिंदा खड़ा हूँ, तो क्या जज साहब तब भी चार्ज फ्रेम कर देंगे? नहीं कर पाएंगे ना। बट होता उल्टा है कि जैसे कि जैसे चार्जशीट सीबीआई की आती है, वैसे के वैसे जज उसको मानकर उस पर चार्ज फ्रेम करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। और साथियों, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों ही फैसलों में कहा है द कोर्ट इज़ नॉट अ पोस्ट ऑफिस, और वो प्रोसिक्यूशन का माउथ पीस नहीं है, पर उन कस्में, वादों और उन डायरेक्शंस को त्याग कर ट्रायल कोर्ट के जज केवल इस काम पर लग जाते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है चार्ज फ्रेम करना है। क्यों? जब आपके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई मटेरियल ही नहीं है, तो चार्ज फ्रेम क्यों? अधिकांश हर केस में ऐसा नहीं होता, बट 80% केसेस में ऐसा देखा गया है कि प्रथम दृष्टया शब्द का हवाला लेते हुए चार्ज को जो है फ्रेम किया जाता है विदाउट एनी बेसिस। तो हमारा दोष क्या है? सिर्फ इतना दोष कि एक मैटर में सीबीआई ने या लोकल पुलिस ने या ईडी ने जांच किया और यह मान लिया कि हम गिल्टी हैं। तो क्या उनके गिल्ट कह देने से हम गिल्ट हो जाएंगे? फिर तो हर आदमी जो है दोषी है। तो कहने की बात यह कि जो प्रिंसिपल्स कानून के हैं उसके अकॉर्डिंग, फाइल पे जो फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है उस पर जज को माइंड अप्लाई करना चाहिए। अगर वो माइंड अप्लाई नहीं कर रहा है, साइक्लोस्टाइल ऑर्डर पास कर रहा है, तो ऐसा ऑर्डर भी सस्टेनेबल इन लॉ नहीं है। तो आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी बात को पूरा लिख के दिया करो। कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट में बात जज नहीं सुनता है तो हमें जाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात नहीं सुनता तो हमें जाना पड़ता है हाई कोर्ट में, और सफलता हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से मिल ही जाती है। क्योंकि जब आपने प्रॉपर पॉइंट रेज कर रखे हैं और आपके कंटेंशंस जो है प्रॉपर हैं, तो वहाँ पर निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। क्लियर है? तो साथियों, आज का ये जजमेंट जो है उसी कॉन्सेप्ट का एक ग्लेरिंग एग्जांपल है, जहां पर जज ने ये माना कि प्रोसीडिंग ही गलत चल रही है, इन वायलेशन ऑफ लॉ चल रही है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस है। तो क्या क्या तर्क है ये हम समझेंगे, क्या क्या फैक्ट्स है ये हम समझेंगे, और कोर्ट के क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे इसको हम समझेंगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो बड़ा हो सकता है, बट अगर समझना है तो एक एक चीज़ को हमें क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो, कोई भी तकलीफ जो है आपको नहीं आने वाली है, ये यकीन मांग के चलिएगा। तो साथियों, आते हैं टॉपिक के बेसिक फैक्ट्स के ऊपर कि बेसिक फैक्ट्स क्या है। साथियों, इस केस में एक पिटीशन जो है वो फाइल हुई, और पिटीशन जो है फाइल हुई आर्टिकल 226 विथ सेक्शन 482 सीआरपीसी। अब यहाँ पर आर्टिकल 226 जो है वो कंसर्न है विद भारतीय संविधान, और सेक्शन 482 जो है वो कंसर्न है विद सीआरपीसी। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता। ये एक ऐसी प्रक्रिया लेट डाउन करती है कि जो दांडिक कार्रवाई है वो किस प्रकार जो है की जानी है, और 482 सीआरपीसी का और आर्टिकल 226 संविधान का स्पेशल प्रोविजन जो है इंकॉर्पोरेट करता है, और ये कहता है कि अगर प्रोसीडिंग गलत तरीके से चल रही है तो जो सुपरवाइजिंग कोर्ट है उसको सुपरवाइज करते हुए अगर प्रोसीडिंग गलत पाई जाती है तो उसको रद्द या सेट असाइड जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसा इस मामले में हुआ कि ये व्यक्ति जो है हाईकोर्ट में गया और उसने प्रोसीडिंग्स को जो है पेश किया, और चार्जशीट और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को क्वैश कराने की मांग जो है वो कोर्ट से करी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ जो है काफ़ी क्लियर हो जाती है कि
क्वेश्चन की अर्जी मेंटेनेबल है इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट एंड इवन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, पर उसके लिए जो वे है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि अगर चार्ज फ्रेम कर दिए हैं एसीटी केसेस में तो उसकी रिवीजन लाई नहीं करेगी। बेटर कोर्स क्या है कि आपको क्वेश्चन या आपको रेट फाइल करनी पड़ेगी जो मैंने आपको धाराएं बताई हैं उसके तहत। साथियों, इस मामले में क्या था कि सीबीआई ने जो है केस को जो है रजिस्टर्ड किया और अल्टीमेटली अक्यूज को जो है चार्जशीट किया सेक्शन 120B, सेक्शन 419, 420, 468, 471 आईपीसी में। आईपीसी मीन्स इंडियन पेनल कोड, और सेक्शन 13(1)D विद सेक्शन 13(2) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो अक्यूज है यहाँ पर है श्रीचंद अक्यूज नंबर 1, दूसरा है अन्ना वानखेड़े अक्यूज नंबर 2, तीसरा है मोहनलाल अक्यूज नंबर 3, चौथा है प्रहलाद कुमार अक्यूज नंबर 4 और राकेश भटनागर जो है ये अक्यूज नंबर 7 है, जिसको हम आगे जो है पिक्चर में पढ़ने वाले हैं। साथियों, इनके बेसिक आरोप क्या है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम है अरविंद कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। ये जो है रजिस्टर्ड हुई थी 1973 में विद 53 प्रमोटर मेंबर्स, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो है इशू किया गया था बाय द कंसर्न रजिस्ट्रार। ये सोसाइटी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई और जिस पर्पस के लिए बनी थी वो पर्पस जो है फुलफिल नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली ऐसा माना गया कि दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत अब ये फंक्शनिंग नहीं कर सकती है, इसके तहत जो रूल्स बने हुए हैं उसके तहत फंक्शनिंग नहीं कर सकती, और जो उसके बायलॉज बने हुए हैं उसके तहत फंक्शनिंग नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली इसका वाइंड अप प्रोसीजर जो है वो चालू हुआ। ये वाइंड अप प्रोसीजर इसलिए करते हैं कि अगर कोई सोसाइटी काम नहीं कर रही है या फंक्शन नहीं कर रही है तो उसके साथ फ्रॉड ना हो या कोई फ्रॉड ना कर पाए, तो इट इज़ बेटर कि उसको डिसॉल्व जो है कर दिया जाए, जिसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप करना। और इनका कहना था कि सोसाइटी को जो है फाइनली बाउंड अप किया गया और फिर उसके बाद एक लिक्विडेटर जो है अपॉइंट किया गया एंड द कंसर्न सोसाइटी वाज पुट अप अंडर लिक्विडेशन। और इनका ये भी कहना था कि जो कंसर्न व्यक्ति हैं इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करते हुए सबसे पहले गवर्नमेंट को चीट किया, इन्होंने पर्सोनिफिकेशंस किए, इन्होंने फॉर्जरी करी, इन्होंने चीटिंग करी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट को एज जेन्युइन यूज़ करा और अपनी ऑफिशियल पोजीशन का यूज़ करा और इतना बड़ा क्राइम करा, इतना बड़ा स्कैम किया कि अल्टीमेटली जो सोसाइटी ही लिक्विडेट हो चुकी है, वाइंड अप हो चुकी है, उसके नाम पर DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से प्लॉट तक जो है इन्होंने अलॉट कर ली है सस्ते दामों के ऊपर। तो ये एक मेजर स्कैम था जिससे लाखों रुपए का रेवेन्यू लॉस जो है वो गवर्नमेंट को हुआ। अब साथियों आते हैं कि सीबीआई की जो चार्जशीट थी उसमें प्रति व्यक्ति क्या क्या आरोप लगाए गए। सबसे पहला आरोप है अन्ना वानखेड़े पे, या अक्यूज नंबर 2 है, इन पर आरोप है फॉर्जरी का। जो ML शर्मा जो उस समय सेक्रेटरी थे उस सोसाइटी के, उसके साइन को उन्होंने फॉर्ज किया और उसके बेसिस पे लेटर सबमिट किया मिस्टर JS शर्मा को, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, और इन्होंने एक लेटर लिखा असिस्टेंट रजिस्ट्रार साउथ जोन ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिगार्डिंग द ऑडिट, और इन्होंने कहा कि स्टेटस क्या है ये हमें जो है इन्फॉर्म करें। और इन्वेस्टिगेशन ये भी रिवील करती है कि जो ऑफिस रिकॉर्ड था वो वेरीफाई किया गया बाय मिस्टर प्रसाद कुमार, जो कि अक्यूज नंबर 5 है, जो कि एक डीलिंग असिस्टेंट रजिस्ट्रार था इन द ऑफिस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली, और इसने एक लेटर लिखा और उसमें उस सोसाइटी का जो स्टेटस था उसको मेंशन किया, बट लिक्विडेशन की स्थिति है इसको कहीं भी जो है मेंशन नहीं करा और मटेरियल फैक्ट को जो है वो कंसील कर लिया गया। साथियों, आरोप नंबर 3 जो है ये है राकेश भटनागर पे, जो है अक्यूज नंबर 7, जो कि वर्क कर रहा था एज ए जॉइंट रजिस्ट्रार इन द ऑफिस ऑफ RCS मीन्स रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ न्यू दिल्ली, और इसने भी जो नोटशीट थी JS शर्मा की जो अक्यूज नंबर 6 है उसको अप्रूव कर दिया इन द रूटीन मैनर। तो कुल मिला के ये जो 5, 6 और 7 कहाँ से है, 6 नंबर को तो लेटर मिला और उसने नोटशीट चला दी, और उस नोटशीट के बेसिस पे जो करंट स्टेटस था ये सबमिट कर दिया अक्यूज नंबर 5 ने, और जो अक्यूज नंबर 7 जो है ये सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है और उसने फैक्ट्स को वेरीफाई किए बगैर ही इस नोटशीट को अप्रूव कर दिया। फाइनली ये लोग जो है चार्जशीट हो गए। यहाँ पर जो कंसेंट अक्यूज है ये चला गया डिस्चार्ज के लिए। इसका कहना कि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं जॉइंट रजिस्ट्रार के कैपेसिटी में काम कर रहा था और मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से। उनका कहना कि मैं जो है इस ऑफिस में डेपुटेशन में था, तो ये तो मेरा स्टेटस था और जब तक मैंने काम करा तो इसमें कोई भी इलीगलिटी मेरे पार्ट पे जो है वो नहीं पाई गई। उनका ये कहना है कि जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं ऑफ साउथ जोन ऑफ RCS, इन्होंने कंडक्ट करी थी प्रोसीडिंग रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ अप्रूवल और प्रिपेयर करी डिटेल रिपोर्ट ऑन अप्रूवल ऑफ फ्रीज लिस्ट ऑफ 114 मेंबर ऑफ सोसाइटी फॉर अलॉटमेंट ऑफ लैंड बाय DDA। तो उनका कहना है कि डिटेल वेरिफिकेशन जो है जब साउथ जोन ने कर लिया तो उस कंडीशन में हम कैसे रिस्पॉन्सिबल जो है यहाँ पर हो जाएंगे। उनका ये भी सबमिशन है कि जो कंसर्न ऑफिस है उसने जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट को बनाने के पीछे एक बेसिस है, एक एफिडेविट जो कि फाइल करा उस सोसाइटी के सेक्रेटरी ने। उसने कहा कि सभी जानकारी जो है वो सत्य हैं, अगर जानकारी जेन्युइन नहीं पाई गई तो सोसाइटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। और इनका ये भी कहना है कि जो डीलिंग असिस्टेंट है अक्यूज नंबर 5 ऑफ द साउथ जोन ऑफ
RCS ऑफिस, उसका कहना है कि जो अप्रूवल दी थी उन्होंने, सेंक्शन दी थी, वो इस आधार पे दी थी कि इन्फॉर्मेशन जो है अगर वो फेक पाई जाती है तो जो मैनेजिंग कमेटी है सोसाइटी की वो रेस्पॉन्सिबल होगी, उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो जो कुछ भी काम था वो बोनाफाइडली था, गुड फेथ में था, कोई भी इलीगलिटी जो है इनके पार्ट पे नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जो रिपोर्ट है वो गई थी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास में ऑफ साउथ जोन, जिसने रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया, और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड थे उनके साथ इंडेमनिटी बॉन्ड थे, तो इसलिए हमने सही मानते हुए इस पर जो है अट्टा बॉन्ड करा है, तो हमारे पार्ट में से कोई दुर्भावना रही नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा और रिपोर्ट्स पर बेसिस करते हुए उन्होंने जो है फर्दर जो है प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करी है, तो इसलिए उनके पार्ट पे कोई भी जो है दुर्भावना नहीं है। इवन देयर इज नो मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड जिसके आधार पर हम उन्हें जो है प्रोसिक्यूट कर पाए। उनका ये भी कहना है कि एलिगेशंस जो है वो जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, कनेक्टिंग एविडेंस नहीं है, बिना कनेक्टिंग एविडेंस के, बिना सपोर्टिंग मटेरियल के हम किसी भी अक्यूज को जो है इन द रूटीन मैनर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इन्होंने रूल नंबर 105, रूल नंबर 96 दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स पर भी जो है निर्भर किया, और इनका कहना है कि सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो गलत रूप से चल रही हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो सीबीआई की जांच है वो बिल्कुल कैजुअल जांच है। इस जांच में उन्होंने कुछ फैक्ट्स को वेरीफाई तक नहीं करा। सीबीआई एक ही रोना होती है कि साहब ये जो सोसाइटी है ये होगी डिफंक्शन, इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ करा है डिफंक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट इन रियल ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक लेटर लिखा था सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी को, और उसने डायरेक्शन दी है रिगार्डिंग स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी। और अगर ये बात देखें तो जो लेटर है ये है 2/1/1980 का, और जो वाइंड अप ऑर्डर है ये है 16/5/1979 का। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि ये जो सोसाइटी है वो रिवाइवल हो चुकी थी, तो जो उसको डिफंक्ट कहा जा रहा है ये कंसेप्ट जो है अपने आप में रॉन्ग है। इनका ये कहना है कि जब वाइंडिंग अप भी नहीं हुआ, जब किसी भी रूप में लिक्विडिटी नहीं हुई है, तो किसी भी रूप में हमें कोई आवश्यकता नहीं थी कि प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करते हुए जो कंसर्न सोसाइटी है उसका रिवाइवल कराया जाए एज पर द रूल्स ऑफ DCS। इनका ये भी कहना है कि जो भी काम किया है वो काम किया गया गुड फेथ के अंदर, जो नोटशीट्स थी उनको पूरा वेरीफाई किया था सबऑर्डिनेट से। तो जो काम सबऑर्डिनेट्स का था वो जब कर चुके थे और एट लेंथ उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड लिए थे, तो देयर इज नो नीड टू स्क्रूटनाइज ऑल द डॉक्यूमेंट बाय पुटिंग सस्पिक्शन। जो काम होके आया था वो ड्यू कोर्स में आया था, जो इंडेमनिटी बॉन्ड थे वो ड्यू कोर्स में थे, तो इट मीन्स एवरीथिंग इज राइट। तो विश्वास करते हुए हमने जो है सैंक्शन दिए, तो हमारा जो एक्ट है वो गुड फेथ में है और कोई भी डेलिब्रेटनेस हमारे पार्ट पे नहीं है, और हमें कोई भी रॉन्गफुल गेन जो है वो कॉज नहीं हुआ है। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि सेक्शन 3 DC एक्ट के हिसाब से जो पावर है रजिस्ट्रार की ये दी गई जॉइंट रजिस्ट्रार को, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, और इन्होंने ये पावर जो है एक्सरसाइज करी है इन द ड्यू कोर्स। इनके पार्ट पे कोई भी मैलाफाइड इंटेंशन जो है वो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिपार्टमेंट जो है कई जोन्स में जो है बटा हुआ है। जो कंसर्न अथॉरिटी है इनका काम क्या है कि डॉक्यूमेंट जो भी आते हैं उसको स्क्रूटनाइज करना, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करना। जो अंतिम अथॉरिटी है जब वो डॉक्यूमेंट को देखती है तो किसी भी रूप में सस्पेक्ट मानते हुए आगे प्रोसीड नहीं कर सकती, क्योंकि जो भी लोअर अथॉरिटी थी उसने प्रॉपर जांच कर ली, प्रॉपर अपनी टिप्पणी दे दी, और उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए भी जो कंसर्न सोसाइटी है, जो कंसर्न व्यक्ति है, उनसे भी जो है डॉक्यूमेंट ले लिए इंडेमनिटी के। तो इस सिनेरियो में जब प्रॉपर ड्यू कोर्स में काम किया गया है, एक एक चीज़ को देखते हुए काम किया गया है, तो अगर कोई फंक्शन एक्सरसाइज करने में नेग्लिजेंस है तो वो किसी भी रूप में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का बेसिस नहीं हो सकती। ये भी इनका जो है आर्गूमेंट रहा। इनका ये कहना है कि सेक्शन 197 CRPC की सैंक्शन जो है यहाँ पर नहीं ली गई है, जो कि इंपेरेटिव है अगर IPC में जो है प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेट ने जो है इस बात का अपोज किया। स्टेट ने कई पॉइंट जो है रखे। उनका मटेरियल पॉइंट था कि चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पर केवल कोर्ट को सस्पेक्शन देखना है, मेरिट्स पर कंसिडरेशन नहीं करना है। उनका कहना है कि मटेरियल कितना भी रिकॉर्ड पर हो, जो मटेरियल प्रोसिक्यूशन का वही प्रिवेल करेगा, डिफेंस का मटेरियल जो है प्रिवेल नहीं करेगा। स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देवेंद्रनाथ का बेसिक लॉ इस पर निर्भर किया गया। कॉन्स्पिरेसी हैज़ हुई नहीं हुई, इंटेंशन क्या थी, ये सब मैटर जो है वो ट्रायल के हैं। अभी जो है चार्ज फ्रेम कर दो, नेग्लिजेंट था या बैड इंटेंशन थी, ये सब भी इशू ट्रायल्स के इस स्टेज पे जो है कंसिडर नहीं किए जा सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स बने हुए उसका उल्लंघन हुआ है, और जब एक कंसर्न सोसाइटी लिक्विडिटी को फेस कर रही थी तो ये फैक्ट कंसील करते हुए आगे लेटर्स को प्रोसीड किया गया, और उसके बेसिस पर DDA ने काम करते हुए सस्ती दरों पे जो है प्लॉट्स को अलॉट कर दिया, और एक भयंकर जो है स्कैम हो गया। अगर अक्यूज नंबर 7 अपनी ड्यूटीज़ को ढंग से एक्सरसाइज कर लेते, प्रॉपरली जो है डॉक्यूमेंट को स्क्रूटनाइज कर लेते, प्रॉपर जो है सुपरवाइज कर लेते, तो ऐसा बड़ा क्राइम जो है कमिट नहीं होता। यहाँ पर जो कंसेंट पिटिशनर है उसने फिर रिजॉइंडर दिया। उसका कहना है कि जब सोसाइटी का लिक्विडेशन ही नहीं हुआ तो रिवाइवल की हमको जो है जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात है कि डिफंक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट था पिक्चर में था कि जब सोसाइटी जो है फंक्शनिंग नहीं कर रही हो, जब रजिस्ट्रार खुद इसको लेटर दे रहा है कि आप फंक्शनिंग करो, तो इस सिनेरियो में अगर हम फंक्शन कर रहे हैं तो किसी भी रूप में ये नहीं कर सकी वी आर नॉन फंक्शनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफंक्ट करने के लिए एक ऑर्डर जो है रिकॉर्डिंग करते हुए इन सब फैक्ट्स का राइटिंग में होना चाहिए बाय द रजिस्ट्रार। पर ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है फाइल
फाइल पे नहीं है। तो कोर्ट ने कंप्लीट फाइल का जो है एनालिसिस करा। कोर्ट ने कहा 3 कंस्ट्रेंट्स पे अपनी बात को। सबसे पहली बात, अगर डिफंक्ट सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो पहली बात तो ये कंसर्न सोसाइटी जो है वो नॉन फंक्शनिंग होनी चाहिए और इस बारे में स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है तो किसी भी रूप में ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जहां तक बात डिस्चार्ज की, तो उसको लेकर कई प्रिंसिपल्स जो है समय समय पर पारित किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। महत्वपूर्ण जजमेंट है कंचन कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, ये रिसेंट जजमेंट है। इसके अलावा सज्जन कुमार वर्सेस सीबीआई का, और इसके अलावा है दीपक भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का। सब में एक बात लिखी गई है कि सस्पिक्शन कितना ही स्ट्रांग हो बट इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम एविडेंस। अगर सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, फाउंडेशनल फैक्ट्स नहीं है, तो किसी भी रूप में अक्यूज को जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। यहाँ पर जो चार्ज है अक्यूज नंबर 7 पे, वो क्या है, उसने जॉइंट रजिस्ट्रार रहते हुए जो नोट्स शीट सबमिट थी वो जो कि फॉल्स थी, उसको वेरीफाई किए बगैर उसको अप्रूव कर दिया और उसके बेसिस पर अलॉटमेंट जो है जारी हो गए बाय डीडीए। तो जिस कारण वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और उसने गवर्नमेंट को जो है गंभीर लॉस जो है पहुंचाया। सबसे पहले बात, कोर्ट ने देखा कि जो डीसीएस रूल्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये जरूरी है कि अगर किसी सोसाइटी को डिफंक्ट करते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रार सारे फैक्ट्स को एग्जामिन करेगा और एक रीजन ऑर्डर पास करेगा। पर से कोई ऑर्डर जो है फोर्स में नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये नहीं मान सकते कि ये डिफंक्ट है। दूसरी बात, जो रजिस्ट्रार का ऑर्डर है जो फोर्स में है, जो कि एडवाइस खुद ही कर रहा है इस सोसाइटी को कि आप जो है स्मूथ फंक्शनिंग कीजिए। तीसरी बात, रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन क्या हो, वैसे कोई एविडेंस नहीं है। चौथी बात, अगर सुपरवाइजिंग स्थिति है और वहाँ पर ड्यू डिलिजेंस है और सब डॉक्यूमेंट्स को देख लिया गया, तो वहाँ पर ये नहीं मान सकते कि आप सस्पिक्शंस रखते हुए वर्कआउट करोगे और एक एक डॉक्यूमेंट को जो है स्क्रूटनाइज करोगे। जो अधीनस्थ है उन्होंने अगर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया और जो इंडेमनिटी बॉन्ड है आपने ले लिए, तो इट इज़ सफिशिएंट ड्यू कंप्लाइंस, तो वहाँ पर आपको अलग से कोई स्क्रूटनाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जब ऐसी स्थितियाँ हैं और जो इंपेरेटिव सैंक्शन है फॉर द प्रोसिक्यूशन अंडर आईपीसी जो कि रिक्वायर्ड है सेक्शन 197 में, वो नहीं ली गई है और इस बात को सपोर्ट करता है जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि जो इनका एक्टिविटी है, जो इनका वर्क है, वो जेन्युइन है। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए 3 कंक्लूजन जो है ड्रॉ करे। जहाँ तक बात जो है ड्यू डिलिजेंस की है, अगर हायर अथॉरिटी और सुपरवाइजिंग फंक्शन जो है एक्सरसाइज कर रही है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स के सामने आते हैं और जो इंडेमनिटी बॉन्ड सामने आते हैं उसमें लिख दिया गया कि अगर ये फैक्ट्स गलत पाए गए तो हम जिम्मेदार होंगे, तो इसका मतलब वो जो कंसर्न व्यक्ति बेनिफिशियरी है वो जिम्मेदार होंगे। इस बेसिस पर सुपरवाइजिंग अथॉरिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर सेक्शन जो है आईपीसी की भी लगाए हैं और कनेक्टिंग एविडेंस बताई है, तो इस सिनेरियो में ये इंपेरेटिव है, साइन को नॉन है कि ऐसी एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि दे आर द रियल कल्प्रिट्स। अगर ऐसी एविडेंस फाइल पे नहीं है जो कनेक्ट कर रही है, या एविडेंस जो है मिसिंग है, या सरमाइसिस पे केस है, विदाउट सपोर्टिंग मटेरियल है, तो हम केस को नहीं चला सकते हैं। तीसरी बात कि सस्पेक्शन कितना भी ग्रेव हो बट इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम मटेरियल। अगर ऐसा नहीं है तो यू आर हैविंग अ फिट केस फॉर डिस्चार्ज। तो साथियों, महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है ड्यू डिलिजेंस को लेकर, डिस्चार्ज को लेकर ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट की। तो साथियों, इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, अगर आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए, एजुकेट हुए, तो ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर टाइमली जो है वो मिलते रहे। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।